हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुडिशरी नेक्स्ट। हमारी इस सीरीज में जिसमें हम लोग क्रिमिनल लॉ को बहुत आसान शब्दों में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है ऑर्गेनाइज क्राइम। आपको पता होगा, अभी पहले इंडियन पीनल कोड हुआ करता था आईपीसी। वर्ष 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बदलकर एक नया एक्ट लागू कर दिया है जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। कहने को तो नया है लेकिन लगभग सारी चीजें वही हैं, बट कुछ नए सेक्शंस जोड़े गए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइज क्राइम या सेक्शन 111 111 7 सब सेक्शन है और सातों सब सेक्शन का ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइज क्राइम को इफेक्टिवली खत्म कर देना। तो ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म करने के लिए सेक्शन को नया जोड़कर ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। ठीक बात है। अब इस सारे सेक्शंस में हम लोग समझेंगे कि अनलॉफुल एक्टिविटी कौन सी है जिसे हम ऑर्गेनाइज क्राइम कह सकते हैं। तो देखिए, पहले पढ़ते हैं सब सेक्शन 1। आप अगर बेरेक्ट हो तो उसमें मार्क करते जाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। एक्ट ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग किडनैपिंग, देखते चलिए यहाँ पे। नंबर 1 रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इकोनॉमिक ऑफेंसेस को एक्सप्लेनेशन में भी डिफाइन किया है। इसके अलावा जो आजकल आप खूब देख रहे हैं साइबर क्राइम्स, ठीक है, जिनके बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। और ट्रैफिकिंग, लोगों का व्यापार करना, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, इलिसिट गुड्स और सर्विसेज बेचना, एलएसडी बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, वेपन्स, ठीक बात है, ये सब, रैंसम, इन सब को माना गया है ऑर्गेनाइज क्राइम। तो ये सारी अनलॉफुल एक्टिविटी ही ऑर्गेनाइज क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करती है। कहां पे लिखा हुआ है? सेक्शन 111। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि ऐसा कोई और ऑफेंस जो यहाँ मेंशन नहीं है, क्या वो ऑर्गेनाइज क्राइम में आएगा कि नहीं? तो जाहिर से समझिए, जब हम इस सेक्शन को पढ़ रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसको वाइडली डिफाइन करने की कोशिश की गई है। तो अगर भविष्य में ऐसा कोई ऑफेंस है जो यहाँ नहीं भी लिखा हुआ है, तो वो भी अगर इस सेक्शन के और इसेंशियल को फुलफिल करता है तो ऑर्गेनाइज क्राइम में शामिल होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर इसे ऑर्गेनाइज्ड क्यों कह रहे हैं। ऑर्गेनाइज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक क्राइम को कर रहे हैं, एक एक्टिविटी को कर रहे हैं, इसलिए क्यों बोल रहे हैं ऑर्गेनाइज। जैसे क्या लिखा हुआ है, द ऑर्गेनाइज क्राइम मस्ट बी डन बाय एफर्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल। कई सारे लोग एक्टिंग इन कंसर्ट, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब वो सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, भले ही वो क्राइम किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है या कई व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। क्लियर? तो इसे ही बोल रहे हैं हम क्या? सिंडिकेट। और इसे ही बोल रहे हैं क्या? अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम। क्षमा करिएगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अनऑर्गेनाइज ना, आज तक अनऑर्गेनाइज पढ़ते पढ़ते सब कुछ अनऑर्गेनाइज हो चुका है। खैर, दूसरा यहाँ कुछ इसेंशियल और है। अब ये जो अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है, इसमें ये एलिमेंट्स और होने चाहिए। 101 में ही 111 में लिखा है, यूज ऑफ वायलेंस, इंटिमिडेशन या थ्रेट ऑफ वायलेंस, वायलेंस करना, उसके लिए धमकी देना या किसी को धमकी देकर या बलपूर्वक या भ्रष्टाचार से, इन सारी एक्टिविटी को कर लेना ताकि उस सिंडिकेट को इकोनॉमिक बेनिफिट हो सके। तो फाइनली इतनी बातें हमें समझ में आई कि कुछ सेट बता दिया है अनलॉफुल एक्टिविटी का, और ये बता दिया गया दो या दो से अधिक लोग मिलकर करें, भले ही वो एक्ट कोई एक कर रहा हो या कई सारे लोग कर रहे हो। ठीक है? और क्यों कर रहे हो? फॉर अनलॉफुल गेन के लिए कर रहे हो। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोल रहे हैं। ठीक बात है। अब यहाँ पे कुछ बातें और हैं। देखिए, पहले सबसेक्शन 2 में देखते हैं हम लोग। अब इस सबसेक्शन 2 में क्या हुआ है? पनिशमेंट के बारे में बताया। सबसेक्शन 2 स्टेट्स पनिशमेंट फॉर द पर्सन हु हैज कमिटेड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो 111 सबसेक्शन 2 बेरेक्ट में देखिएगा आप लोग, इसमें क्या बताया है कि अगर इस ऑर्गेनाइज क्राइम से, जो भी ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटी दिखाई है और एसेंशियल पूरा करते हैं, अगर किसी की डेथ हो गई है, उस ऑफेंस के परिणाम स्वरूप किसी की डेथ हो गई हो, तो उसको क्या सजा मिलेगी? पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एंड shall also be liable to fine which shall not be less than 10 लाख रुपीज। अगर हम ध्यान से देखें तो शायद सबसे ज्यादा फाइनों में से ये फाइन रखा हुआ है 10 लाख रुपए का। ठीक है? और अगर डेथ के अलावा कोई और हुई, मानिए हर्ट हो गया है या ग्रीवियस हो गया, कोई और तरह की इंजरी हुई है, कुछ और हुआ है, तो ये सजा आधी हो गई है। क्या है? विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स, और इसका फाइन कितना है? 5 लाख रुपए। अगर ऑर्गेनाइज क्राइम की वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए और 10 साल।
और अगर उस डेथ के अलावा कुछ होता है तो क्या 5 लाख रुपए और 5 साल। ये क्या है सबसेक्शन 2, 111 का सबसेक्शन 2। आते हैं सबसेक्शन 3 पे। मैंने कहा ना इन सातों सबसेक्शंस के ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम को ऑर्गेनाइज वे में खत्म करना। ठीक है, अब अगर कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए किसी को भी अबेट करता है या ऑर्गेनाइज क्राइम का अटेम्प्ट करता है या ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी करता है या जानबूझकर किसी तरह की मदद करता है ताकि ऑर्गेनाइज क्राइम हो सके, तो यहाँ पे उसकी सजा लिखी है सबसेक्शन 3 में, विच शैल नॉट लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल से कम नहीं होगी। ठीक बात है, और एक्सटेंड हो सकती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक बात है। अब एक पॉइंट आपको यहाँ आप लोग ने पढ़ा होगा हम लोगों के पनिशमेंट वाली, जब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 20 ईयर्स, या अगर यहाँ पे ये लिखा होता है कि रिमाइंडर पीरियड ऑफ नेचुरल लाइफ तो मतलब आजीवन कारावास, जब तक जिंदा रहेगा तब तक। तो ये 5 साल न्यूनतम, और कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और यहाँ फाइन का भी प्रोविजन है, विच शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपए, 5 लाख से कम नहीं। ठीक बात है, इससे ज्यादा हो सकता है, विच शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीज। तो ये है अगर ऑर्गेनाइज क्राइम को आप प्रोत्साहित करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं या कॉन्स्पिरेसी करते हैं या किसी भी तरह से उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो कौन सा सबसेक्शन हुआ, सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4 में देखते हैं। सबसेक्शन 4 स्टेट्स पनिशमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट। ये पहले नहीं है, आप समझिए, पहले अपराध क्या है कि जब आप अपराध करेंगे। अब हमने कहा कि अगर कोई किसी भी गैंग का मेंबर है या किसी भी क्राइम सिंडिकेट का मेंबर है, भले ही किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में उसका रोल था या नहीं था, मेंबर होना ही अपने आप में ऑफेंस है। अब आपको लग रहा है ना कि सरकार चारों तरफ से खत्म करना चाहती है इसको, ताकि लोग मेंबर होने से ही भी डरें। तो कहा अगर कोई भी मेंबर है ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का तो पनिशमेंट है कितना, 5 साल। ठीक बात है, और 5 लाख रुपए। तो 5 साल के साथ 5 लाख रुपए जोड़ के चलो और 10 साल के साथ 10 लाख रुपए जोड़ के चलो। सबसेक्शन 4 मेंबर होने को पनिश करता है। सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5 में बोला गया है कि जो कोई भी जानबूझकर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन छुपाएगा जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड है या किसी ऑर्गेनाइज क्राइम वाले सिंडिकेट के किसी मेंबर को हार्बरिंग करता है, अपने यहाँ छुपाता है या उसकी कोई और इंफॉर्मेशन छुपाता है, तो भी सजा का प्रोविजन है। अब देखो क्या सजा है, 5 साल और 5 लाख रुपए, हर बार वही मिलेगा आपको, 5 ईयर और 5 लाख। अब यहाँ पे आपको पता ही होगा जो हार्बरिंग का ऑफेंस होता है वो किस पे अप्लाई नहीं होता है, स्पाउस पे अप्लाई नहीं होता है, पत्नी पर, या अगर कोई पत्नी है उसके पति पर अप्लाई नहीं होता है। तो इसी तरह से सब सेक्शन 5 ऑर्गेनाइज क्राइम के केस में भी ऑफेंडर की स्पाउस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर। अब सब सेक्शन 6 से देखिए, कहता है स्टेट्स पनिशमेंट फॉर द पर्सन हु कीप्स प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी है ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू मिली है आपको या किसी ने गेन करी है, उस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या उसको कोई जैसे कहते हैं प्रॉपर्टी को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है या उसको रखने की कोशिश करता है, तो उसके लिए भी सजा का प्रोविजन है, 3 साल और 2 लाख रुपए फाइन। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया पनिशमेंट में। पनिशमेंट्स नॉर्मली एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को मेंस के एग्जाम्स में जरूर पूछा जाने का चांसेस है। सबसेक्शन 7 पनिशमेंट फॉर एनी पर्सन हु ऑन द बिहाफ ऑफ ऑफेंडर कीप्स प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ठीक बात, जो ऑफेंडर है उसके बिहाफ पर रखने की कोशिश करता है, जैसे म्यूल बनने की कोशिश करता है। अब यहाँ म्यूल शब्द का मतलब क्या है, आपने हाल में ही पढ़ा होगा ना म्यूल के बारे में, कि जो किसी हवाले के पैसे को रखता है या जो किसी के इलीगल ट्रांजैक्शन को मूव कराने की कोशिश करता है तो उसे म्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे म्यूल की बात हो रही है कि अगर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम का मेंबर है, सिंडिकेट है, उसके बिहाफ पे उसकी कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई और रख रहा है, जो जिसके पास है उसके पास का कोई सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट, उसके उस प्रॉपर्टी के लिए सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट भी नहीं है, तो यहाँ पे भी सजा का प्रोविजन है 1 लाख रुपीस और 10 साल तक की जेल। अब पॉइंट है कि क्या सारे सबसेक्शन याद रखने जरूर है, तो आंसर इज नो। आपको सिर्फ इतना समझना ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है और इसका मेन इसेंशियल क्या है। तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस पूरे 7 सेक्शन को एक समरी के फॉर्म में कर दिया है। अगर आप इतना भी मेंस के एग्जाम में लिखते हैं तो भी बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं कि एक सेक्शन आपको याद ही हो। चलिए, तो चैप्टर 6 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है,
और सेक्शन नंबर 111 किसके बारे में बात करता है? ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में करता है। जब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो 107 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये प्रोसीजर कानून का हिस्सा है जो सीआरपीसी चेंज होकर आया है। इसमें कहा है कि अगर ऑफेंडर नहीं है तो भी ट्रायल कंडक्ट हो सकता है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम में अगर ऑफेंडर नहीं है और कोई संपत्ति की जब्ती करनी है या कोई और ट्रायल कर सकता है, कोई और ट्रायल करना है, तो ऑफेंडर नहीं है तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 107 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले पॉइंट में देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम है क्या? रिवीजन से समझिए बस केवल। इट मीन्स एनी क्राइम, कोई भी क्राइम और एनी अनलॉफुल एक्टिविटी। सेक्शन 111 में डिफाइन कर दिया है, किडनैपिंग, चोरी, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटी कमिटेड बाय पर्सन और पर्सन्स टू गेन पेक्यूनरी बेनिफिट। एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों द्वारा की जा रही हो ताकि पैसे से लाभ प्राप्त किया जा सके, मनी का लाभ प्राप्त किया जाए, या अनड्यू इकोनॉमिक एडवांटेज पाया जा सके। ठीक बात है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनाइज क्राइम। इसमें इसेंशियल है क्या क्या होना है? इस क्राइम को करने के लिए वायलेंस का यूज किया हो, थ्रेट का यूज किया हो, इंटिमिडेशन, धमकी, या किसी बल का, कोerशन का प्रयोग किया हो। क्लियर? तो इसे ही क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनाइज क्राइम। यहां कुछ बातें और हैं, देखिए ये याद कर, ये वाली स्लाइड आपको याद रखने की जरूरत है बस। अनलॉफुल एक्टिविटी मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। अब इसका मतलब क्या है? तो इसको सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन में समझाया है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है सिंपली कि पिछले 10 सालों में कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने आपके ग्रुप की इस तरह की और शिकायतें होनी चाहिए, या किसी एक मेंबर की इसी सेम तरह की शिकायतें होनी चाहिए। यानी आप बार बार उसी तरह के अपराध करते हो, तो इसे क्या बोल रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस। दूसरा, आपकी अनलॉफुल एक्टिविटी का जो मोटिव वो मस्ट बी कमिट क्राइम। आपका जो मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्राइम ही होना चाहिए। यहां एक बात मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूं कि क्राइम सिंडिकेट द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो एग्जैक्टली वो क्राइम चाहे कोई एक कर रहा हो, इंडिविजुअली कर रहा हो, या ज्वाइंटली कर रहा हो, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? ऑर्गेनाइज क्राइम बोल रहे हैं। क्लियर? और लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, द इंटेंशन मस्ट बी टू टेक अनलॉफुल गेन। क्लियर? तो ये इतने पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब क्या? लास्ट लाइन देखिए बस यहां पे, on behalf syndicate or on behalf of such syndicate in respect of which more than one charge sheet have been filed before the competent court। एक पीरियड दिया हुआ for in the preceding period of 10 years। ठीक बात है, तो पिछले 10 सालों में आपके खिलाफ सेम चार्जशीट अगर हो रखी है इस तरह की, तो इसको हम क्या मानेंगे? ऑर्गेनाइज क्राइम मानेंगे। जो सेक्शन 111 में लिखा हुआ था उसको एक जगह समराइज कर दिया, एक बार ही पढ़ लेंगे। इसके अलावा भी कोई ऑफेंस जो अन्य शर्तों को पूरा करता है उसको भी हम क्या मान सकते हैं? ऑर्गेनाइज क्राइम मान सकते हैं। इसी सेक्शन में इकोनॉमिक ऑफेंसेस के बारे में भी बताया है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्या होते हैं? देखिए, इकोनॉमिक ऑफेंसेस इंडिविजुअली भी किए जा सकते हैं और ग्रुप में भी किए जा सकते हैं। तो अगर काउंटर फिटिंग है करेंसी नोट्स की, या बैंक नोट की, बैंक स्टैम्प्स की, हवाला ट्रांजैक्शन, इस तरह की कोई इकोनॉमिक ऑफेंसेस किए जा रहे हैं और वो दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, सेम कंसल्ट से किए जा रहे हैं, इधर सिंगली और जॉइंटली, उससे हम क्या मान रहे हैं? इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो क्या और इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी ऑर्गेनाइज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक बात है, इसीलिए इसको यहाँ पे भी हम लोग ने डिफाइन कर दिया है इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्या होते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या पहली बार सरकार भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने की कोशिश कर रही है, या इस तरह के पहले से कुछ स्पेशल प्रोविजन थे? तो देखिए, तो पहले से कुछ एक्ट थे हमारे पास, बट कोई सेंट्रलाइज्ड एक्ट नहीं था या कोई सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था नहीं थी। जैसे महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा एग्जांपल हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि बॉम्बे और उसके पास सबसे पहले ऑर्गेनाइज क्राइम पनपना स्टार्ट होता है। आपने कुछ बड़े डी कंपनी जैसे चीजों को सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े गैंग रहे, और कई सारी मूवीज भी दिखी होंगी, तो मकोका का भी नाम सुना होगा। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 1999 में ये एक्ट पास हुआ था, और इसका पूरा ऑब्जेक्टिव था कि ऑर्गेनाइज क्राइम को किसी भी तरह से रोकें और हर उस प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए जो ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू ऑब्टेन की गई थी। और मकोका का तो वाइड स्केल पर यूज किया महाराष्ट्र में। इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग एक सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसे पैसे को ट्रांसफर करना, ऐसे पैसे को एक जगह से दूसरे भेजना। तो मनी लॉन्ड्रिंग को स्पेसिफिकली पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली रोकने के लिए एक एक्ट पारित किया था जिसका नाम क्या था? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसका फोकस भी है कि क्रिमिनल्स द्वारा, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल द्वारा जो भी एसेट है उसको सीज करना
और उनको उस मनी के लिए अकाउंटेबल ठहराना, उनके अकाउंट्स की डिमांड करना, इस तरह के सारे काम इस एक्ट में सौंपे गए थे। इसी तरह ड्रग एक्टिविटीज को रोकने के लिए भी एनडीपीएस था। तो कहने का मतलब है कि पहले कई सारे स्पेशल एक्ट थे जो ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए कोशिश करते थे, बट सेक्शन 1(1) और उसका सातों सब सेक्शन मिलकर आज ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम को रोक सकता है। ठीक बात है, एक बारी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, कोई इशू होगा तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।